हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है उसका यूनिट 2 फ्रेंडशिप के अंदर जो आपका लेसन आता है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का लास्ट पार्ट 4 देखेंगे आज हम। पार्ट 4 से पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ रेडी करके। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख के आइए सो दैट आपके सॉल्यूशंस जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है वो मिस ना हो। कंटिन्यूएशन में हम आज पार्ट 4 देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक पहुँचा रहे हैं। साथ ही साथ आपको हमारे यहाँ सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सब चीज़ में आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। एंड इन सब की जो लिंक्स हैं वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फ्रॉम द लेसन द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, लेट अस एक्सप्लोर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द स्टोरी द एलिफेंट एंड द डॉग इज फाउंड इन द जाटका टेल्स. These stories are ancient Buddhist stories of life values and wisdom. These stories have been told from one generation to the next for over 2000 years. Find and read another Jatka story. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो कहानी हमने अभी भी पढ़ी थी द एलिफेंट एंड द डॉग की, ये जो कहानी है द एलिफेंट एंड द डॉग की जो हमने पढ़ी थी ये जाटका टेल्स में मिलती है। Now what do you mean by Jatka tales? बहुत लोग इसको जटाका टेल्स बोलते हैं, बट दैट इज़ द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ जाटका टेल्स। अब जाटका टेल्स ये वो कहानियाँ हैं जो कभी लॉर्ड बुद्धा जो थे वो सुनाया करते थे अपने फॉलोअर्स को। ये वो कहानियाँ हैं जो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से ही रिलेटेड थी। तो कभी उनको अपने भक्तों को, अपने फॉलोअर्स को जब कोई सिचुएशन समझानी रहती थी या कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन, किसी समस्या का समाधान बताना रहता था, तो वो अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, अपनी लाइफ के जो अनुभव है, अपनी लाइफ की कहानियों को एज एन एग्जाम्पल उनके सामने बताते थे कि पता है एक बार मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ था, तो सोचो अब तुम भी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ। तो इन कहानियों को, इन स्टोरीज़ को जो खुद लॉर्ड बुद्धा अपनी लाइफ के ऊपर बताते थे अपने फॉलोअर्स को, इन्हें हम जाटका टेल्स कहते हैं। तो ये एंशंट है, बहुत पुरानी बुद्धिस्ट की स्टोरीज़ है जिसमें लाइफ वैल्यूज़ सिखाई जाती है, विजडम सिखाई जाती है कि समझदारी से आपको कैसे काम लेना है लाइफ में और कैसे अपने डिसीजंस लेने हैं। ये कहानियाँ जो जाटका टेल्स हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक 2000 सालों से लोग सुनाते आ रहे हैं। दादी अपने पोते पोती को, उन्होंने अपने पोते पोती को, उसने उसको, तो 2000 सालों से जनरेशन बाय जनरेशन ये कहानियाँ लोग सुना रहे हैं और एक दूसरे को समझदारी या विजडम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको एक और इसी तरीके की द एलिफेंट एंड द डॉग जो अभी हमने पढ़ी है स्टोरी, इसी तरीके की ये एलिफेंट और जो डॉग की जो स्टोरी है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक और जाटका टेल आपको पढ़नी है, ढूंढनी है और यहाँ पे हमको बतानी है। तो इंटरनेट से आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। एक मंकी यानी एक बंदर और एक क्रोकोडाइल की जो स्टोरी होती है वो आपको यहाँ पे, मगरमच्छ की जो कहानी है वो आपको यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ये भी एक तरीके की जाटका टेल थी, एक ऐसी कहानी थी जो लॉर्ड बुद्धा सुनाते थे अपने फॉलोअर्स को। क्या था इस कहानी में वो देखेंगे। इन दिस पॉपुलर जाटका टेल अ क्लेवर मंकी लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री बाय अ रिवर. He befriends a crocodile and shares fruits with him. तो ये जो बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर जाटका टेल है उसमें क्लेवर मंकी, एक बहुत चालाक और समझदार बंदर जो था वो एक फ्रूट ट्री यानी एक ऐसे पेड़ के ऊपर रहता था जिसमें फ्रूट्स आते थे। और ये ट्री कहाँ था, बाय अ रिवर, यानी एक नदी थी, इस तरीके की नदी बहती थी और इस नदी के पास यहाँ पे जो लैंड था इसके ऊपर यहाँ पे एक बड़ा सा ट्री था जिसपे कुछ फ्रूट्स आते थे। इसके ऊपर ये जो मंकी था ये ऐसे बैठा रहता था इस फ्रूट ट्री पर। ओके, एक दिन वो एक क्रोकोडाइल यानी एक मगरमच्छ को बीफ्रेंड करता है यानी कि दोस्त बनाता है और इस फ्रूट ट्री के जितने फ्रूट्स थे वो इस नदी में रहने वाले क्रोकोडाइल को वो क्या करता था, शेयर करता था। प्लीज़ इग्नोर माय
ड्राइंग, आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये क्रोकोडाइल और ये मंकी है। तो इस पे से फ्रूट्स उतार के ये मंकी इस क्रोकोडाइल को शेयर करता था, क्योंकि अब उसने उसको बिफ्रेंड कर दिया था, यानी दोस्त बना लिया था। द crocodile's wife becomes jealous and wants to eat the monkey's heart. She pretends to be ill and convinces the crocodile to bring the monkey to her. अब ये जो क्रोकोडाइल की वाइफ है, जो उसकी बीवी है, वो बहुत जल जाती है, बहुत जेलस फील करती है कि अरे ये मंकी तुम्हें फ्रूट्स दे रहा है, मुझे तो दे ही नहीं रहा, और कहती है अपने हस्बैंड से, यानी इस क्रोकोडाइल से इसकी वाइफ कहती है कि मुझे इस मंकी का हार्ट यानी दिल खाना है। एक दिन उसने एक्टिंग करी अपने घर पे कि भाई मैं तो इल हूँ, मैं तो बहुत बीमार हूँ, और फिर वो अपने हस्बैंड क्रोकोडाइल को कन्विंस करती है, मनाती है, कहती है कि तुम किसी तरीके से मंकी को हमारे घर ले आओ तो मैं उसका दिल निकाल के खा लूँगी। The crocodile invites the monkey to his home, but the monkey senses danger. फिर क्रोकोडाइल मंकी को इनवाइट करता है कि चलो मेरे घर चलो, मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, उसकी तबीयत पूछ लेना। जब मंकी जो है उसको कहीं ना कहीं एक सेंस हो जाता है कि इसकी बातों में डेंजर है, मंकी अभी समझ जाता है, उसको कोई ऐसा डाउट होने लगता है कि इसकी बातों में डेंजर है, कुछ खतरा है, ये मेरे को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मेरे लिए। He tricks the crocodile by saying he left his heart on the tree and needs to go back to get her. तो वो नीचे तो उतर जाता है, लेकिन फिर वो क्रोकोडाइल को ट्रिक करता है, उससे एक चाल चलता है, कहता है अरे यार मैं अपना दिल तो पीछे पेड़ पर ही भूल कर आ गया, मुझे वापस छोड़ दो, मैं दिल ले आता हूँ अपना, फिर चलते हैं। इस तरीके से उसने उसको ट्रिक किया। The monkey quickly escapes and learns to be cautious. मंकी फटाफट वहाँ से उतरा और वापस अपने ट्री पे जाके बैठ गया। उस दिन से मंकी ने जब वहाँ से एस्केप किया, यानी भाग निकला और अपनी जान बचाई, तो उसने एक लाइफ लेसन सीखा कि वी शुड बी कॉशियस, हमको कॉशियस रहना पड़ेगा, यानी सतर्क रहना पड़ेगा लाइफ में। बहुत लोग आपको मिलेंगे चालाकी से आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, लेकिन आपको सतर्क एंड कॉशियस रहना पड़ेगा। The story teaches the value of wit and wisdom in overcoming challenges. तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? Value of wit. Wit का मतलब होता है intelligence. ये स्टोरी हमको विट की इंटेलिजेंस, विट की वैल्यू यानी इंटेलिजेंस की वैल्यू, कि लाइफ में आपको समझदार कितना होना पड़ेगा। मंकी ने कितनी समझदारी दिखाई, तब जाके क्या हुआ, उसकी जान बच पाई। विजडम यानी समझदारी से डिसीजंस लेना, हर चीज़ में समझदारी दिखाना, इन सब चीज़ों की वैल्यूज़ जो है ये लेसन जो है हमको सिखाता है, ताकि हम लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में है उनको क्या कर पाएँ, ओवरकम कर पाएँ, यानी उनसे उठकर बाहर निकल पाएँ। तो लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए आपको विट एंड विजडम सीखनी पड़ेगी, यानी समझदारी से डिसीजंस लेना आपको सीखना पड़ेगा। ओके तो ये एक तरीके की जाटका टेल थी जो जनरेशन से चली आ रही है, काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंट्स हैव historically held significant roles in Indian culture, spanning history, warfare, religion, festivals, and more. However, contemporary ecological challenges have strained the relationship between humans and elephants. Have a discussion in the class. बताया जा रहा है कि जो एलिफेंट्स है, जो हाथी है, वो हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक टाइम से ही बहुत सिग्निफिकेंट यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंडियन कल्चर में। कोई बड़ा सा राजा निकल रहा है तो हाथी पर निकल रहा है, हाथी की सवारी, तो हाथी का एक हिस्ट्री से ही, ऐतिहासिक टाइम से ही बहुत इम्पॉर्टेंट उनका रोल रहा है। स्पैनिंग हिस्ट्री की अगर हम बात करें, वो हिस्ट्री जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे चल रही थी, हर पीरियड ऑफ टाइम की जो भी हिस्ट्री रही होगी उसमें हाथियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है। वॉरफेयर यानी जब जंग लड़ी जाती थी, लड़ाई होती थी, बैटल्स होती थी, तब भी हाथी को लाया जाता था वॉर के लिए। रिलीजन यानी जब भी धर्म की बात करें तब भी हाथी का बहुत महत्व है, क्योंकि हम सबको पता है लॉर्ड गणेशा, उनकी जो ट्रंक है वो हाथी की है, जो फेस है, तो अगेन वहाँ पर भी हाथी की पूजा करी जाती है। फेस्टिवल्स यानी त्योहारों में भी हाथियों को बहुत लाया जाता था, एंड मोर, बहुत सारी जगहों पे हाथियों का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल बताया गया है। फिर भी
जो कंटेम्प्रेरी इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, जो फिर भी अगर हम आज की बात करें, आज बहुत इकोलॉजिकल चैलेंजेस है, यानी इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये कंटेम्प्रेरी यानी आज के ज़माने की जितनी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, इन सब की वजह से क्या हो गया है, जो एक रिलेशनशिप है ह्यूमंस का और एलिफेंट्स का, वो स्ट्रेन हो गया है। यानी इंसानों का और हाथियों का जो एक आपस में एक रिलेशनशिप है, जो मिल बांट के ये काम करते थे, ये रिलेशनशिप अब स्ट्रेन हो गया है, यानी टेंशन में आ गया है, बहुत प्रॉब्लम में आ गया है। क्यों आपको ऐसा लगता है, इसके बारे में आपको अपनी क्लास के सामने पूरा एक डिस्कशन करना है, बेसिकली लिखना है। ओके, डिस्कशन पॉइंट्स ऑन एलिफेंट्स इन इंडियन कल्चर एंड कंटेम्प्रेरी इकोलॉजिकल चैलेंजेस। तो एलिफेंट्स का इंडियन कल्चर में क्या डिस्कशन है, और अभी कंटेम्प्रेरी यानी प्रेजेंट टाइम, आज के ज़माने की बात हो रही है यहाँ पे, यानी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि आज के प्रेजेंट टाइम में क्या इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि हिस्ट्री में, इतिहास में, ऐतिहासिक समय में, एंशिएंट टाइम्स में एलिफेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस रही थी। पढ़ते, वॉर एंड वर्क, ये जो हाथी थे ये लड़ाई और कामों में बहुत काम आते थे। एलिफेंट्स वर यूज्ड इन बैटल्स यानी वॉर में काम आते थे, एंड फॉर हैवी लेबर इन कंस्ट्रक्शन, जहाँ कंस्ट्रक्शन होता था, जहाँ महल वगैरह बन रहे होते थे, तो वहाँ पे एलिफेंट के पीछे उसकी पीठ पे पूरा सामान रख के ले जाया जाता था। तो बहुत कामों में भी एलिफेंट काम आते थे। रिलीजन एंड फेस्टिवल्स, दे आर कंसिडर्ड सेक्रेड इन हिंदुइज्म। अगर हम रिलीजन यानी धर्म की बात करें, तो हिंदू धर्म में एक एलिफेंट को सेक्रेड यानी होली, एक पवित्र एनिमल माना गया है। एसोसिएटेड विद लॉर्ड गणेश, क्योंकि वो भगवान गणेश से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनकी शक्ल लॉर्ड गणेश की है। एंड फीचर प्रोमिनेंटली इन वेरियस फेस्टिवल्स, और अलग अलग त्योहारों में भी हाथियों का बहुत इस्तेमाल किया जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस मतलब प्रेजेंट टाइम में, आज का जो प्रेजेंट टाइम है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रेजेंट टाइम प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला है हैबिटेट लॉस। ये जो एलिफेंट्स हैं, इनकी हैबिटेट यानी इनकी जो रहने की जगह है वो खराब हो रही है। इंसान क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। तो पेड़ काट दोगे तो ये सारे हाथी कहाँ रहेंगे, ये निकल के शहरों पे आएंगे और फिर अटैक करेंगे ह्यूमंस पे। यस, तो इससे ह्यूमंस और एलिफेंट्स का जो रिलेशन है आपस में ख़राब हो रहा है, क्योंकि हमारी ही गलती है, हम ही उनके पेड़ काट रहे हैं, उनके जंगलों को सफाया कर रहे हैं, उनके जंगल का। तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं एंड अर्बनाइजेशन यानी आप अर्बन शहरों को और डेवलप कर रहे हो आप। दीज आर रिड्यूसिंग नेचुरल हैबिटेट्स फॉर एलिफेंट्स, तो इससे एलिफेंट्स का रहने की जो जगह है वो कम हो रही है। नेक्स्ट, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। ह्यूमंस का और एलिफेंट का आपस में कन्फ्लिक्ट है, यानी मुठभेड़ हो रही है, लड़ाई हो रही है आपस में। कैसे? एज एलिफेंट्स सर्च फॉर फूड दे ऑफन एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट्स। अब क्योंकि हम लोगों ने एलिफेंट्स का घर बर्बाद कर दिया है डिफॉरेस्टेशन करके, पेड़ काट के, तो ये खाने की तलाश में, भूख में बाहर निकल के ह्यूमन सेटलमेंट्स में आएंगे, यानी शहरों में घुसेंगे, जिससे क्या होगा, भगदड़ मचेगी, इंसान डरेंगे, पुलिस इनको लाठियों से मारेगी। यस, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे इनके बीच में। नेक्स्ट, कंजर्वेशन एफर्ट्स। कंजर्वेशन यानी जब आप प्रोटेक्शन कर रहे हो, बचाव कर रहे हो किसी चीज़ का, तो एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए, उनके हैबिटेट के कंजर्वेशन के लिए क्या एफर्ट, क्या कोशिशें लगाई जा रही हैं वो देखते हैं। द रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंटी पोचिंग मेजर्स एंड कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। तो बहुत सारी एलिफेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तमिलनाडु में इधर उधर ओपन करी गई है, ताकि इन सेंचुरीज में, इन जगहों पर इन कोई एंटर ना कर पाए, यहाँ पर एलिफेंट्स अपना पीसफुली रहें। और इन एरियाज़ को एंटी पोचिंग एरियाज़ बोलते हैं, यहाँ यानी कि यहाँ पे हंटिंग, शिकार करना अलाउड नहीं है, नहीं तो जेल हो जाएगी। और बहुत सारे कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन यानी प्रोटेक्शन मेजर्स लगाए गए हैं ताकि एलिफेंट्स को कंजर्व किया जाए, इनका प्रोटेक्शन किया जाए। ओके, अब क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आंसर में दिए गए हैं, आंसर में लिखे हैं कि मुझे ये क्वेश्चंस पूछने हैं डिस्कशन में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको क्लास के साथ डिस्कशन करना है। तो जब आप क्लास के साथ डिस्कस करोगे तो क्लासमेट से कुछ क्वेश्चंस भी तो पूछोगे, तो ये वो क्वेश्चंस है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर आंसर।
नंबर 1, हाउ कैन वी बैलेंस डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन? हम इस चीज़ को कैसे बैलेंस कर पाएंगे, डेवलपमेंट को और कंजर्वेशन को? भाई दुनिया का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, शहरों को डेवलप होना ज़रूरी है, मॉल्स बनना, बड़े बड़े मेट्रो बनना, ये सब बहुत ज़रूरी है। इन सब को करने के लिए हमें पेड़ काटने पड़ेंगे। अगर पेड़ काटेंगे तो हम कैसे कंजर्व करेंगे, यानी एलिफेंट्स का प्रोटेक्शन, उनके हैबिटेट की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? तो इन चीज़ों का बैलेंस कैसे बन सकता है, ये एक क्वेश्चन है। तो आंसर है इसका, बाय बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, as it is essential to implement sustainable practices that protect natural habitats while allowing the economic growth। तो यहाँ पर यही एक सोल्यूशन है एकमात्र, कि आपको नेचुरल हैबिटेट्स, जंगली जानवरों की और एलिफेंट्स के रहने की जो नेचुरल हैबिटेट है, जो रहने की जगह है, फॉरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट करना है while allowing the economic growth। तो इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ही करिए जितनी पॉसिबल है। अगर आप देख रहे हैं कि इसके आगे ग्रोथ करेंगे, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे और उससे डिफॉरेस्टेशन होगा, एनिमल्स की नेचुरल हैबिटेट का हम लूज करने वाले हैं उस चीज़ पे, तो आप वहाँ डेवलपमेंट मत करिए, जितना पॉसिबल है उतना ही करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन, व्हाट आर सम इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स? ये जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कि अब एलिफेंट्स ह्यूमन सेटलमेंट्स में घुस गए हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो ये जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज, क्या आप टेक्निक्स लगा सकते हो इसको रिड्यूस करने के लिए, यानी इसको कम करने के लिए? ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे कम हो, कैसे घटे? आंसर देखते हैं, बाय इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन एफर्ट्स, providing communities in conservation with education and resources to coexist peacefully with elephants। तो बताया जा रहा है कि अब लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करिए इस कंजर्वेशन एफर्ट्स में। लोकल कम्युनिटीज़ यानी जैसे कौन, माउट, एलिफेंट के जो केयर टेकर्स होते हैं, गांव वाले लोग होते हैं जो एलिफेंट्स को मैनेज करना, उनकी केयर करना जानते हैं। आप उन लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करिए, उनको कंजर्वेशन कैसे करना है इस बात का एजुकेशन दीजिए, ज्ञान दीजिए, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एफर्ट्स दीजिए, ताकि हम ह्यूमंस एलिफेंट्स के साथ पीसफुली यानी शांति से को एग्जिस्ट कर पाएँ, यानी रह पाएँ। ऑल्सो स्टैब्लिश कॉरिडोर्स दैट अलाउ एलिफेंट्स टू मूव सेफली बिटवीन हैबिटेट्स। तो हैबिटेट्स के बीच में भी एक कॉरिडोर बनाइए, यानी इस तरीके का रास्ता, एक पाथ बनाइए जहाँ एलिफेंट्स आए जाए ईजीली और दूसरी चीज़ों को डिस्टर्बेंस ना हो। उनके आने जाने का एक रास्ता इजीली बना दीजिए ताकि वो ह्यूमन सेटलमेंट्स में एंटर ना कर जाए। उन्हें पता होना चाहिए कि उनको इन्हीं कॉरिडोर्स में, इन्हीं इसी पैसेज, इसी रास्ते पर वॉक करना है या चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ न्यूज़ रिपोर्ट फ्रॉम एन एलिफेंट सैंक्चुरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स अबाउट अ रियल लाइफ फ्रेंडशिप बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ डॉग। अब नीचे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नीचे यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट दी गई है, एक खबर दी गई है जो कि एक एलिफेंट सैंक्चुरी की है। ये एलिफेंट सैंक्चुरी कहाँ है, यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, जिसमें एक सच में रियल लाइफ फ्रेंडशिप, रियल लाइफ दोस्ती के बारे में बताई गई है, जो कि एक एलिफेंट और एक डॉग के बारे में है। एक हाथी और एक एलिफेंट की सच्ची घटना पर आधारित एक दोस्ती के बारे में बताया गया है ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में, एलिफेंट सैंक्चुरी में, जो कि यूएस में है। लेट्स रीड। The elephant's name is Tara and the dog's name is Bella. Bella came inside a forest for elephants and became Tara's friend. Tara spent most of her time with Bella. तो ये एक एलिफेंट की कहानी है जिसमें उस एक एलिफेंट होता है जिसका नाम होता है तारा और एक डॉग होता है जिसका नाम होता है बेला। बेला हर दिन, जो ये डॉग था, हर दिन कहाँ आता था, उस फॉरेस्ट, उस जंगल के अंदर आता था एलिफेंट्स को मिलने और देखने, और वहीं पर ही वो तारा नाम की जो ये एलिफेंट था उसका फ्रेंड बन गया। तारा और एलिफेंट दोनों एक दूसरे के साथ अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते थे। वन डे बेला हैड एन इंजरी सो शी कुड नॉट वॉक। एक दिन जो बेला, जो डॉग थी, उसको पैर में इंजरी हो गई, यानी चोट लग गई थी, तो वो चल नहीं पा रही थी। शी वॉज केप्ट इन साइड अ बिल्डिंग फॉर 3 वीक्स, और इसलिए उसको एक बिल्डिंग में 3 हफ्तों के लिए रख दिया गया था क्योंकि उसके पैर में चोट थी। तारा स्टूड आउटसाइड फॉर 3 वीक्स, फाइनली दे मेट एंड वर वेरी हैप्पी। और तारा जो कि एलिफेंट थी, वो उस बिल्डिंग के बाहर 3 हफ्तों तक खड़ी रही, जब तक
बेला बाहर नहीं आ गई। और फिर जब वो लोग मिले तो वो बहुत खुश थे और दे वर वेरी हैप्पी। ओके, तो रियल लाइफ स्टोरी है। ओके, आंसर क्या है? न्यूज़ रिपोर्ट ऑन रियल लाइफ फ्रेंडशिप तारा एंड बेला। ओके ओके, तो ये एक न्यूज़ रिपोर्ट जो थी अभी हमने पढ़ी थी, एक रियल लाइफ फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ी थी, तारा और बेला के बारे में, जो कि एक एलिफेंट और एक डॉग है। अब ये एलिफेंट सैंक्चुरी की फ्रेंडशिप थी। कहाँ की थी? एलिफेंट सैंक्चुरी की फ्रेंडशिप थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी पूरी कहानी को बस पॉइंट्स में लिख देना है। द सैंक्चुरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स विटनेस्ड a heart-warming friendship between an elephant named Tara and a dog named Bella. तो ये जो सैंक्चुरी थी वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने विटनेस किया, यानी क्या देखा? एक हार्ट वार्मिंग यानी दिल को छू लेने वाली दोस्ती देखी, जो कि एक एलिफेंट जिसका नाम था तारा और एक डॉग के बीच में थी जिसका नाम था बेला। बेला जो थी एंटर्ड द एलिफेंट फॉरेस्ट एंड क्विकली बॉन्डेड विद तारा। बेला ने, जो डॉग थी, वो एलिफेंट्स के जंगल में घुसी और जल्दी से बॉन्डेड यानी मेक फ्रेंड्स विद तारा, तारा की दोस्त बन गई। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टुगेदर शो कास्टिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक बॉन्ड। और वो लोग अपना मैक्सिमम टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे, जिससे क्या शोकास होता था, दुनिया वालों को क्या दिखाई पड़ता था कि दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत पक्का वाला और एक यूनिक, बिल्कुल हटके बॉन्ड है। ऐसा लोगों ने पहले कभी फ्रेंडशिप देखी नहीं थी, जो तारा और बेला की वो लोग देख रहे थे। ओके, इंसिडेंट एंड रीयूनियन। अब यहाँ कह रहे हैं कि इंसिडेंट क्या हुआ था वो, और फिर रीयूनियन कैसे हुआ, यानी क्या प्रॉब्लम हो गई थी तारा एंड बेला की फ्रेंडशिप में, और फिर दोनों का मिलाप, दोनों का रीयूनियन कैसे हुआ। वन डे बेला सफर्ड एन इंजरी एंड वॉज अनएबल टू वॉक। अब एक दिन की बात है, जो डॉग थी बेला, शी सफर्ड एन इंजरी, उसको पैर में चोट लग गई और वो वॉक नहीं कर पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। She was kept inside a building to recover, while Tara stood vigil outside for 3 weeks, showing her loyalty and concern. क्योंकि बेला जो डॉग थी उसको पैर में चोट लगी थी, उसको एक बिल्डिंग के अंदर रख दिया गया था 3 वीक्स के लिए, 3 हफ्तों के लिए, ताकि वो क्या हो जाए? रिकवर हो जाए, यानी उस चोट से ठीक हो जाए और वापस से अच्छे से चलने लग जाए। लेकिन जब तक उसको उस बिल्डिंग में रखा गया था, तब तक तारा नाम की जो एलिफेंट थी वो 3 हफ्तों तक विजिल यानी आंखें बिछाए, टकटकी लगाए उस बिल्डिंग के बाहर खड़ी रही और वेट करती रही अपनी फ्रेंड बेला का। कौन? तारा। इससे उसने क्या दिखाया? उससे उसने दिखाया कि वो कितनी लॉयल है, कितनी सच्ची है अपनी दोस्ती के लिए, और कितनी कंसर्न्ड है, यानी उसको कितनी फिक्र है अपनी दोस्त बेला की, कि वो 3 हफ्ते तक उस बिल्डिंग के बाहर खड़ी रही कि वो कब निकलेगी बाहर। आफ्टर बेला रिकवर्ड देयर रीयूनियन वॉज फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस। जब बेला रिकवर हो गई, यानी ठीक हो गया, वो डॉग हो गई, चलने फिरने की हालत में आ गई, तो जो उनका रीयूनियन था, उनका जो मिलाप था, वापस जो उनकी फ्रेंडशिप थी, इट वॉज फिल्ड विद जॉय। वो बहुत जॉय और बहुत खुशी से ये रीयूनियन जो था वो भरा हुआ था, बहुत हैप्पीनेस थी उनके इस रीयूनियन में। हाईलाइटिंग द डेप्थ ऑफ देयर फ्रेंडशिप। और इससे क्या हाईलाइट हो रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है कि उनकी जो फ्रेंडशिप है, उनकी जो दोस्ती है, उसमें कितनी डेप्थ है, यानी कितनी गहरी उनकी दोस्ती थी कि एक एलिफेंट 3 हफ्तों तक बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर अपनी बेस्ट फ्रेंड बेला जो डॉग था उसका वेट कर रहा है। काफ़ी गहराई दिखाई गई इस दोस्ती में। लेसन्स फ्रॉम तारा एंड बेला स्टोरी। अब ये तारा और बेला यानी ये जो एलिफेंट और डॉग है, ये जो एलिफेंट एंड डॉग की जो स्टोरी है, इससे आपको क्या लेसन मिले, क्या पाठ, क्या सीख सीखने को मिली, वो हमें बतानी है। सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखने को मिली है वो है क्रॉस स्पीशीज़ फ्रेंडशिप। यानी जब 2 स्पीशीज़ या 2 प्रजातियाँ होती हैं, 2 प्रजातियों के बीच में भी फ्रेंडशिप हो सकती है, यानी कि दोस्ती हो सकती है। जैसे कि काऊ और लेपर्ड की फ्रेंडशिप के बारे में हमने पार्ट 3 में देखा था। अब यहाँ पे हम एक एलिफेंट और एक डॉग देख रहे हैं। यस, सो दिस स्टोरी शोज दैट फ्रेंडशिप नोज नो बाउंड्स एक्सटेंडिंग बियॉन्ड स्पीशीज़। यानी ये कहानी हमें ये सीख देती है कि दोस्ती कभी भी कोई बाउंड्री नहीं देखती, कोई सीमा नहीं देखती कि अरे ये तो किसी दूसरी प्रजाति का है, ये तो एक एलिफेंट है, मैं कोई डॉग हूँ, तो हम तो दोस्त हो ही नहीं सकते। दोस्ती ये सब चीज़ें नहीं देखती। दोस्ती प्रजातियों के ऊपर होती है, यानी स्पीशीज़ भी नहीं देखती कि आप कौन सी स्पीशी की हो, दोस्ती होनी होती है तो हो जाती है।
नेक्स्ट लेसन है लॉयल्टी एंड केयर। लॉयल यानी आप ईमानदार हो, सच्चे हो अपनी दोस्ती के प्रति और बहुत केयर कर रहे हो, किसी की बहुत फिक्र कर रहे हो। तारा's dedication to Bella during her injury showcases true loyalty and care। जो तारा एलिफेंट थी उसका जो डेडिकेशन था अपनी दोस्ती के प्रति, इतना जो दृढ़ निश्चय था, एंथुजियाज्म था बेला के लिए उसकी इंजरी के वक्त जब उसके पैर में चोट लगी थी, इससे ये दिखाया जाता है कि उसकी दोस्ती में कितनी सच्ची लॉयल्टी है, यानी कितनी सच्चाई है और कितनी केयर है, कितनी फिक्र है अपनी दोस्त के लिए। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन फॉर कंजर्वेशन। ओके, इंस्पिरेशन फॉर कंजर्वेशन। इंस्पिरेशन का मतलब जब आप किसी से इंस्पायर होते हो, प्रभावित होते हो कि अरे यार हमें भी अपनी लाइफ में इस टाइप का कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कंजर्वेशन यानी बचाओ, प्रोटेक्शन। तो इस तरीके की जो कहानियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर काइंडनेस, अच्छाई भर देती है और हम चाहते हैं कि नहीं यार, एनिमल्स को कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके हैबिटेट का बचा के रखना, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सच स्टोरीज कैन इंस्पायर अस टू ट्रीट ऑल एनिमल्स विद काइंडनेस एंड वर्क टुवर्ड्स देयर कंजर्वेशन। तो इस तरीके की कहानियाँ हमें बहुत प्रभावित करती हैं, बहुत इंस्पायर करती हैं, बहुत प्रेरित करती है कि हम सारे एनिमल्स को बहुत काइंडनेस यानी बहुत अच्छाई से, बहुत मासूमियत से रखें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि हो सकता है हमारे दुर्व्यवहार की वजह से हम मार के उनको काट के अगर फॉर एग्जांपल खा लेते हैं तो वो कोई और शायद अपना दोस्त खो बैठेगा, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे अंदर काइंडनेस यानी अच्छाई भर देती हैं इस तरीके की कहानियाँ, और हम कहीं ना कहीं किस डायरेक्शन में वर्क करते हैं, वी वर्क टुवर्ड्स कंजर्वेशन। हम चाहते हैं कहीं ना कहीं इनका भी प्रोटेक्शन हो, ये भी अच्छे से आराम से रहें, कोएग्जिस्ट करें हमारे साथ इस अर्थ पर, और साथ ही साथ हम इनके हैबिटेट, इनके नेचुरल फॉरेस्ट को बचाए रखने की कोशिश करते हैं, डिफॉरेस्टेशन ना करके। ओके, दिस रियल लाइफ स्टोरी reinforces the themes of friendship and loyalty similar to the Jatka tale of Gajraj and Bunty। तो ये जो रियल लाइफ स्टोरी थी तारा और किसकी, बेला की, एलिफेंट एंड डॉग की, ये रीइंफोर्स करती है फ्रेंडशिप की थीम को, यानी कि ये फ्रेंडशिप की थीम, दोस्ती की थीम को ताकत देती है कि देखो कि कैसे एक डॉग और एक एलिफेंट आपस में फ्रेंड्स हैं, तो नॉर्मल इंसान भी कितने लॉयल रह सकते हैं एक दूसरे की दोस्ती में। और इसमें बहुत लॉयल्टी, बहुत सच्चाई बताई गई है, बहुत ईमानदारी बताई गई है। ये एग्जैक्टली उसी स्टोरी से सिमिलर है, सेम है। कौन सी, जटका टेल हमने पढ़ी थी गजराज और बंटी की, जो कि एक एलिफेंट एंड डॉग की थी। तो जैसे कि ये स्टोरी है, ये रियल लाइफ स्टोरी है, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम किसकी थी, वो जटका टेल जो हमने पढ़ी थी गजराज और बंटी की, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, उनसे बिल्कुल ये मिलती जुलती है। ओके, तो ये सारे लेसन्स जो है हमने सीखे हैं तारा एंड बेला की स्टोरी से। ओके चिल्ड्रन, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको पार्ट 4 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों में ही। वहाँ आपको CBSE बोर्ड मिलेगा, दिल्ली बोर्ड मिलेगा, बिहार बोर्ड के आपको बुक्स एंड वीडियोस मिल जाएंगे, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स के सेशंस, किसी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना हो 3 मंथ्स में, शॉर्ट टाइम पीरियड में, या स्पोकन इंग्लिश के स्पेशल क्लासेस, वोकैबुलरी वर्ड्स, स्पेशल वर्ड ऑफ द डेज करने, कॉन्सेप्ट्स करने, वो सब भी आपको यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स पर मिल जाएगा। इसके अलावा E-नोट्स एंड E-बुक्स भी अवेलेबल है, एंड इन सब की जो लिंक्स हैं वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अदर दैन दिस, पार्ट 4 से पहले 3 पार्ट्स मैंने कवर कर लिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो उनके ये जो 3 पार्ट्स जो हो चुके हैं NCERT सॉल्यूशंस के, वो भी देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ पर हमारा इस वीडियो के साथ जो यूनिट 2 है हमारी पूर्वी बुक का, जो कि फ्रेंडशिप है, वो ख़त्म होता है। एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, एंड उसका जो फर्स्ट लेसन होगा वो स्टार्ट करेंगे। बेसिकली वो लेसन नहीं है, बेसिकली एक यूनिट 2 वैसे फिनिश नहीं हुआ, एक पोम आई गेस बची है। तो येस, अ फ्रेंड्स प्रेयर जो है वो पोम बची है, एंड देन पोम के बाद हमारा यूनिट 2 खत्म हो जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट विद यूनिट 3। ओके, सो यूनिट 2 की एक पोम बची है, देन वी विल स्टार्ट विद यूनिट 3। एंड इसी के साथ स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।